गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पिछले क्लास का एक बार रिवीजन कर ले तुरंत, उसके बाद आगे के सेशन को हम देखते हैं। केरल विधानसभा द्वारा राज्य का नाम बदलकर केरलम किया गया। वहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। ठीक है। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एनटीए परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। ये श्योर क्वेश्चन है कि आने वाला है किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, और 7 सदस्यीय टीम इसमें शामिल है। ठीक है। किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अयन्ना पात्रोडू को आंध्र प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई, तो 1 वीक 1 थीम की शुरुआत की गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इसकी स्थापना हो जाएगी। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर साथ में ई मेडिकल सेवा की शुरुआत की। ई मेडिकल सेवा की शुरुआत किसने की है, भारत और बांग्लादेश ने साथ में मिलकर। और जेपी नड्डा, जिन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, उन्होंने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। ओके, ठीक है। अभी इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी जेपी नड्डा के पास है और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे होता है आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ओके, तो द सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है, आपको ये ऑप्शन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में ड्रेसाज स्पर्धा में भारत का नेतृत्व कौन करेगा, तो ड्रेसाज स्पर्धा 2024 में भारत का नेतृत्व करेंगे अनुष अग्रवाल। कौन, अनुष अग्रवाल जो है इस स्पर्धा में भारत का नेतृत्व करेंगे। ओके, देखिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने आगामी पेरिस ओलंपिक में ड्रेसाज स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुष अग्रवाल का चयन किया है। ठीक है, किसका चयन किया है, उन्होंने श्रुति बोरा को इसमें पछाड़कर उन्होंने इस स्थान पे पहुंचे हैं वो, क्योंकि श्रुति बोरा का अंक पॉइंट कम था और इनका पॉइंट ज़्यादा था, इसलिए अनुष अग्रवाल को जो है वो ड्रेसाज स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ठीक है। भारतीय घुड़सवारी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो नजमी वाजीरी। कौन है, नजमी वाजीरी जो हैं वो भारतीय घुड़सवारी महासंघ के अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि भारतीय घुड़सवारी संघ का मुख्यालय जो है वो दिल्ली कैंट में स्थित है। ओके, जब पेरिस ओलंपिक की बात हुई है तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब होगा, तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन 2024 में ही 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, तो फ्रांस में किया जाएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। दोस्तों देखिए दूसरी बार जो है लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, ओम बिरला को। और विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश जो उम्मीदवार थे, इनको हराकर ओम बिरला जो है दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने हैं। ओके, देखिए एक बार फिर ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश को हराया। ठीक है। ओम बिरला जो है राजस्थान की कोटा सीट से 3 बार के सांसद हैं, 3 बार के ये सांसद रह चुके हैं। और जो के सुरेश है ना वो 8 बार सांसद रह चुके हैं। इसीलिए प्रोटेम स्पीकर की जब नियुक्ति हुई थी भर्तृहरि महताब जी का, तो इंडिया गठबंधन ने ये कहा था कि जो भर्तृहरि महताब जी हैं वो 7 बार के अध्यक्ष 7 बार लोकसभा जीते हुए हैं और के सुरेश जी जो हैं वो 8 बार जीते हुए थे। ठीक है, तो ओम बिरला जो है कोटा सीट से 3 बार सांसद चुने गए हैं। ठीक है, अब 2 बार ये दूसरा कार्यकाल है उनका, यानी कि ये अब 10 साल पूरा करेंगे। तो इससे पहले 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष कौन रह चुका है, तो इससे पहले बलराम झाखड़ जो हैं वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कितनी बार, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 935 दिनों का इनके पास रिकॉर्ड है। 935 दिन ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्पीकर का चुनाव हुआ है और आगामी परीक्षाओं में ये अनुच्छेद पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है।
होता क्या है कि सांसदों के द्वारा ही 2 सांसदों को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे 2 सांसदों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कौन बने हैं दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। और इससे पहले 2 बार कौन बन चुके हैं? तो बलराम झाखड़, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे विश्व की शिल्प नगरी का दर्जा मिला है? तो दोस्तों, विश्व की शिल्प नगरी का दर्जा जो है फिर से एक बार श्रीनगर को मिला है। किसे मिला है? फिर से नहीं, मतलब कि पहली बार श्रीनगर को मिला है और चौथा श्रीनगर है जिसे विश्व की शिल्प नगरी का दर्जा मिला है, ठीक है। देखिए, अपने अनूठे और अद्वितीय हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। विश्व शिल्प नगरी की उपलब्धि प्राप्त करने वाला श्रीनगर देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला शहर है, ठीक है। हमने जैसा अभी बताया कि श्रीनगर जो है चौथा, देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला राज्य है। यह सामाजिक आर्थिक उत्थान और कश्मीर में पर्यटन को भी गति प्रदान करेगा। सीधी सी बात है, कश्मीर में पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो अगर उसे शिल्प नगरी का तगमा मिला है तो वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी वहाँ पर अच्छी होगी। ओके, देखिए, इससे पहले किसको किसको मिला है? इससे पहले मल्लापुरम को मिला है, जयपुर को मिला है और मैसूर को जो है विश्व शिल्प नगरी के रूप में मान्यता मिल चुकी है। और चौथा कौन बना है? तो चौथा बना है श्रीनगर, ठीक है। देखिए, इससे पहले यूनेस्को का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये एग्जाम में श्योर एक क्वेश्चन यूनेस्को से देखने को हमें ज़रूर मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो अभी T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, लास्ट मैच खेला, 6 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने इन्हें 6 रन पे आउट किया था, ठीक है। इनका ये लास्ट मैच रहा। तो डेविड वार्नर ने अभी संन्यास की घोषणा की है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 15 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर का विश्व कप में अफगानिस्तान की बांग्लादेश पर जीत के साथ अंत हो गया। भारत से ऑस्ट्रेलिया हारा, उसके बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। अब बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने हराया तो ऑस्ट्रेलिया का पत्ता कट गया और बाहर हो गया T20 वर्ल्ड कप से। तो उसके बाद जो है डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला भारत के साथ खेला और 6 रन बनाकर अर्शदीप सिंह की गेंद पर आउट हुए, ठीक है। लास्ट उन्हें किसने आउट किया? तो अर्शदीप सिंह ने 6 रन उन्होंने अपने लास्ट के मैच में बनाया। उनके क्रिकेट करियर पर एक बार ध्यान देते हैं। 110 T20 क्रिकेट खेले हैं इन्होंने, जिसमें 3277 रन उनके नाम है। 112 टेस्ट क्रिकेट खेला है इन्होंने, जिनमें 8786 रन उनके नाम है। और 161 वनडे क्रिकेट खेला है, जिनमें उन्हें 6932 रन उनके नाम है। क्रिकेटर तो डेविड वार्नर अच्छे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है? तो दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष का नेता 10 सालों के बाद किसी को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो राहुल गांधी को 2014 के बाद 10 सालों तक कोई भी विपक्ष का नेता बनने का नहीं बना, क्योंकि उतनी सीट ही नहीं थी। 10 सालों में किसी के पास उतनी संख्या नहीं थी सीटों की कि लोकसभा का विपक्ष का नेता बने। इस बार जो है कांग्रेस के 99 सीट आए हैं और राहुल गांधी को जो है विपक्ष का नेता जो है वो चुना गया है, ठीक। देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। लोकसभा में 10 साल बाद कोई नेता विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालेगा, संख्या ही नहीं थी कि वो बने। ओके, देखिए, कांग्रेस वर्ष 2014 से 2019 में प्रतिपक्ष में तो बैठी, लेकिन आवश्यक सीट हासिल करने में नाकाम रही। सीट नहीं थी, संख्या नहीं थी सीटों की, तो भाई बन नहीं सकते हुआ, ठीक है। अब इससे पहले जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी 2009 से 2014 के बीच में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो सुषमा स्वराज जो है लोकसभा में विपक्ष की नेता थी और एक दमदार नेता थी, ठीक है। देखिए, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी, ठीक है। राजीव गांधी
और सोनिया गांधी के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य राहुल गांधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट में है कि भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब भर्तृहरि महताब ने ही ओम बिरला को विजयी घोषित किया। ठीक, अब देखिए जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता भी नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य द्वारा परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले पर सजा के रूप में आजीवन कारावास की सुविधा का प्रदान की गई है? आजीवन कारावास की सुविधा प्रदान की गई है सर, कि आप आराम से आजीवन भर जेल में ही रहो और खूब पेपर लीक कराओ जेल में। ठीक है, कहाँ, किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पेपर लीक करने वालों पर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया है। इसके तहत उन्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन सज़ा के साथ साथ अगर एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम कराने में जो खर्च आया है उसकी क्षतिपूर्ति भी आपको ही हर्जाने के तौर पर करनी होगी। ठीक है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया और ये कहा गया कि ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई के रूप में उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएगी। सीधी सी बात है भाई, एग्ज़ाम कराने में सरकार को खर्च होता है और आप पेपर लीक कराते हो तो उसकी भरपाई आप ही से करनी चाहिए। अब इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे और कल्याण सिंह जी का जब शासन था तो वहाँ पे 1992 में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया गया था। 1992 में कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में, और उस समय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, तब नकल विरोधी अध्यादेश पारित किया गया। लेकिन देखिए सही है यहाँ पे 1992 में तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया था। लेकिन भाई अब सपा सरकार में, जब 1993 में सपा की सरकार आई तो मुखिया बने हमारे मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने क्या किया, इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। खूब नकल करो, जी भर के नकल करो। इन्होंने इस अध्यादेश को ही वापस ले लिया, रद्द कर दिया कि नहीं, नकल करने दो बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। वही नकल करने वाले बच्चे आज बड़े होकर लीक कर रहे हैं पेपर। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार, तो अब तो ये हुआ राज्य सरकार की, अब केंद्र सरकार ने भी आयोजन किया है कि अगर केंद्र सरकार की परीक्षाओं में भी अगर कोई धांधली करता है तो लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या में टाटा समूह द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों देखिए, टाटा समूह ने 750 करोड़ रुपए के CSR फंड से, अपने CSR फंड से जो है वो अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ टेम्पल, अच्छी चीज़ है, पूरी जितनी मंदिरों का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनाने के लिए टाटा समूह के द्वारा 750 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई है। ठीक है, टाटा सन्स जो है अपने CSR फंड से भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराएगी। किस फंड से? तो CSR फंड से। ठीक है, अब इसके एवज में यूपी गवर्नमेंट जो है टाटा को 1 रुपये की, सिर्फ 1 रुपये में जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा टाटा समूह को 90 साल की लीज पर ज़मीन उपलब्ध कराएगी। 1 रुपये में सर, 1 रुपये में यार, 1 रुपये में तो उन्होंने टाटा सन्स को ये 1 रुपये में ज़मीन मुहैया कराएंगे 90 साल के लिए। और खैर पैसा तो लगा रही है, लेकिन पैसा तो उस म्यूजियम से ये भी तो कमा लेंगे। चलिए ठीक है, कम से कम एक रोज़गार तो आएगा अयोध्या में। ओके, नेक्स्ट। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अब देखिए, जहाँ तक लोग चांद के अंधेरे हिस्से तक तो नहीं पहुँच पाए, उसके कुछ जैसे मान लीजिए कहीं जहाँ भी चांद का अंधेरा हिस्सा है उसके एरिया तक पहुँचे थे, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुँचे थे अभी तक।
तो चांद के अंधेरे हिस्से से चीन एक ऐसा देश है जिन्होंने पहली बार चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया है, ताकि चांद के सतह के बारे में, वहाँ के चीज़ों के बारे में अच्छे से पता लगाया जा सके। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए इम्पोर्टेंट बनेगा कि चीन का चॉन्ग-E6 अंतरिक्ष यान किससे आया है, तो चीन के चॉन्ग-E6 अंतरिक्ष यान का कैप्सूल चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी का नमूना लाया। चीन ऐसा करने वाला देश पहला देश बन गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि किस अंतरिक्ष यान से, तो चॉन्ग-E6 अंतरिक्ष यान से जो है चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया गया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये अंतरिक्ष यान, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे उन सबका हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया और डिटेल में उन्हें देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ एक बार सपोर्ट करिए।